Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Mohammad Munir Ahmed and we are discussing chemistry FSC part 1 chapter number 1 basic concept. Student, आज जो हमारा टॉपिक है mass spectrometer और mass spectrometry, इसको हम डिफाइन करते हैं the instrument which is used to measure the exact atomic masses of isotope is called mass spectrometer and this technique is called mass spectrometry. इसका बेसिक प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे अब. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज, हमने जिस भी सब्सटेंस के आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज फाइंड आउट करने हैं उसको सबसे पहले हम वोलेटिलाइज करवाते हैं. देन स्टूडेंट हम इसको आयनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन इन आयंस को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो और देन हम इसको रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स. स्टूडेंट, ये जो डाटा हमारे पास आता है इसको जब हम ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं बाय टेकिंग द मास टू चार्ज रेशियो अलोंग एक्स एक्सिस और रिलेटिव अबंडेंस अलोंग वाई एक्सिस. तो जो ये हमारे पास ग्राफ डेवलप होता है इसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रम. उसके बाद स्टूडेंट हम टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं. तो यहाँ हम दो किस्म के मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कस करेंगे. पहला है हमारे पास एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ और दूसरा हमारे पास है डेम्प्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर. एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम आइसोटोप को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेस और डेम्प्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं आइसोटोप की विच आर अवेलेबल इन सॉलिड फेज. नाउ वी डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर. स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपके सामने इसकी फिगर ड्रॉ करता हूं. हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेपर्स ऑफ सैंपल एट द प्रेशर ऑफ 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7 टॉर. स्टूडेंट, इतना लो प्रेशर रखने की क्या रीज़न है ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ. यहाँ पर हम डिस्चार्ज ट्यूब लाइक इलेक्ट्रोड्स लगाकर एक इलेक्ट्रोड्स लगाकर यहाँ पर हम कैथोड रेज जनरेट करते हैं. कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही नेचर में होते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद गैस जो है वो आयनाइज हो जाएगी. यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये जो वेपर्स को इतने लो प्रेशर पे इंट्रोड्यूस करवाया, इसकी रीज़न भी यही है. हम चाहते हैं कि उनकी आयनाइजेशन प्रॉपरली हो जाए. जब हम लो प्रेशर पे यहाँ पर गैस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसकी आयनाइजेशन बहुत आसानी से हो सकती है. देन यहाँ हम हाई वोल्टेज ग्रेड अप्लाई करते हैं. नेगेटिव कैथोड ये परफोरेटेड होता है. इस ग्रेड का मकसद क्या है? टू एक्सेलरेट द आइंस. यहाँ पर बनने वाले आइंस को ये एक्सेलरेट करेगा. इसके हम वोल्टेज 500 to 2000 वोल्ट्स अप्लाई करते हैं. हाई वोल्टेज अप्लाई करने का मकसद है कि उसको प्रॉपरली एक्सेलरेट कर ले. आगे हम स्लिट्स अप्लाई करते हैं. इन स्लिट्स के अंदर से जब ये आयंस मूव करते हैं तो एक बीम की शक्ल में हमारे पास आयंस आ जाते हैं. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं. इस मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचते ही इस सैंपल के अंदर मौजूद जो आयंस हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. अब यहाँ पर ये सेपरेशन किस तरह होती है? हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर जो सैंपल लिया नियॉन का है. नियॉन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22. जब ये आयनाइज होगा तो चार्ज तो सब पे सेम है,
इट मीन मास टू चार्ज रेशियो अकॉर्डिंग टू मास हमारे पास डिफरेंट है हर आयन की। जब यहाँ पर ये पहुँचता है तो इस रिलेशन में अगर हम देखें तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हमारे पास जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस डेफिनेटली बड़ा होगा, जिसका मास कम होगा रेडियस भी कम होगा। इसी की बेस पे हमारे पास ये 3 कर्व्ड लाइन में अलग अलग हो जाएंगे, नियॉन 22, नियॉन 21 और नियॉन 20। अब स्टूडेंट हमारे पास हम ये देखना चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन किसकी ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आयंस पहुंचते हैं तो जिसका मास कम है वो मोर डिफ्लेक्ट होता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। जो उससे ज़्यादा मास रखता है वो और कम, और जो सबसे हैवी है वो सबसे कम। यही वजह है कि ये कर्व पाथ में मूव करते हैं। अगर हम इस कर्व पाथ को कंप्लीट करें तो ये सर्कुलर पाथ बन जाएगा, इसीलिए इसका रेडियस हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास आर अगर हम कहें नियॉन 20 के लिए है, ये हमारे पास आर नियॉन 21 के लिए है, ये हमारे पास आर नियॉन 22 के लिए। हर एक जो आयन है अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो सेपरेट हो गया है। अब हम इनको डिटेक्टर के ऊपर फॉल करवाते हैं। यहाँ पर हमने डिटेक्टर लगाया होता है। इस डिटेक्टर का काम है इन आयंस को कलेक्ट करना है, इसीलिए हम इसको आयन कलेक्टर भी कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। ये यहाँ पर जब फॉल करेंगे तो रिस्पेक्टिवली करंट जनरेट करेंगे। जिस आयन की तादाद ज़्यादा होगी वो डेफिनेट बात है उतना ज़्यादा हमारे पास करंट जनरेट करेगा, और उसके करंट जनरेशन से हम फाइंड आउट करेंगे उसकी रिलेटिव अबेंडेंस। स्टूडेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि ये डिफ्लेक्शन हमारे पास जो ज़्यादा हुई थी वो लाइटर मास की, उसकी मैंने रीज़न आपको बताई कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अफेक्टिव है। हम रेडियस को वेरी भी करवा सकते हैं। हम रेडियस को वेरी क्यों करवाते हैं? ताकि हम उसको आसानी से डिटेक्टर के ऊपर फॉल करवा सकें। अब रेडियस को हम 2 तरीक़ों से जो चेंज कर सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रख लें तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा के इसकी स्ट्रेंथ को, तो हम आर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको ई को कांस्टेंट रख लें, अब हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, इफेक्टिवनेस ऑन द आयन जो है उसकी वो बढ़ जाएगी। वो कर्वेचर है जिसमें वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका साइज छोटा हो जाएगा। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेडियस डेफिनेट बात इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा हम मेथड क्या ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम जो कांस्टेंट रख लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वेरी करके भी हम रेडियस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जब हम इसके एच को कांस्टेंट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो चार्ज पार्टिकल की ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ जब मूव करेंगे तो डेफिनेट बात है उनका सर्कुलर पाथ बड़ा हो जाएगा। रेडियस हमारे पास हम कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ई को अगर हम बढ़ाएं तो रेडियस इंक्रीज करेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको डिक्रीज करें तो रेडियस डिफरेंट। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम डिटेक्टर के ऊपर इसको फॉल करवा के उसको मेजर करना है उसकी करंट स्ट्रेंथ को। अब ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन आयंस की हम करंट स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। फिर हम सेम एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 के साथ रिपीट करते हैं और फिर कार्बन 12 की स्ट्रेंथ को इनके करंट स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करके हम जो है एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास नियॉन सैंपल था हमारे पास। अगर हम इसका डाटा ड्रॉ करें तो हमारे पास नियॉन के स्पेक्ट्रम इस तरह डेवलप होता है, जिसमें मास टू चार्ज रेशियो हम इस तरफ लेते हैं और इधर हम रिलेटिव अबेंडेंस लेते हैं। इसमें ये हमारे पास नियॉन जो 20 और ये हमारे पास नियॉन 21 और ये हमारे पास नियॉन 22 है। ये हमारे पास 90.92, ये हमारे पास 0.2
5 और ये हमारे पास 8.82% की अबेंडेंस है। अब इनकी करंट स्ट्रेंथ से हमें इनकी अबेंडेंस का पता चल गया कि ये हमारे पास कितने कितने हैं। अब जो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है बुनियादी तौर पे हमें ये 3 इंफॉर्मेशन देता है। कैसे कि हमारे पास जितनी पीक्स हैं इसके उतने ही आइसोटोप्स हैं। इनकी पीक्स की हाइट हमें इनकी रिलेटिव अबेंडेंस बताती है और इनकी पोजीशन जो है वो हमें मास का आइडिया देती है। स्टूडेंट, एक ये टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसके अलावा हमारे पास और बहुत टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। बुक के अंदर लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपके पास उन टेक्निक्स के नाम हैं। उसमें हम थर्मल डिफ्यूजन के ज़रिए से, गैशियस डिफ्यूजन मेथड के ज़रिए से, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजिंग के ज़रिए से, लेज़र सेपरेशन के ज़रिए से भी आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो एक छोटा सा टॉपिक इसके एवरेज एटॉमिक मास। स्टूडेंट, एज वी नो हमारे पास जब डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 35 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 37 एक आइसोटोप है, तो हमें अगर इनके मास की ज़रूरत हो तो 35 अलहदा है, 37, तो साइंटिस्ट ने इसका सोल्यूशन दिया है कि इनके एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर ले। उसके एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमें जो ज़रूरत होती है वो परसेंटेज इनकी अबेंडेंस की। ये हमारे पास क्लोरीन 35 है, इसकी जो परसेंटेज अबेंडेंस, नेचुरल अबेंडेंस है वो 75% अप्रॉक्सीमेटली और इसकी 25% अप्रॉक्सीमेटली। हम ये एक फार्मूला अप्लाई करते हैं आइसोटोपिक मास, एवरेज एटॉमिक मास के लिए। आइसोटोपिक मास into natural abundance और स्टूडेंट इसी तरह हम ये एक प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप into natural abundance एंड सो ऑन, और इसको टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, एंड दिस वे वी गेट एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन की एग्जांपल पहले डिस्कस करते हैं। 35 into 75 प्लस आइसोटोपिक मास into नेचुरल अबेंडेंस ओवर 100 और दिस वे वी गेट 35.5 am। हम अनदर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। इसकी हमारे पास अबेंडेंस 90.92, इसकी हमारे पास 0.25 और इसकी हमारे पास 8.82। जब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 20 into 90.92 प्लस 21 into 0.25 प्लस 22 into 8.82 divided by 100 and we get 20.18 am। स्टूडेंट, दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास आइसोटोप के जो एवरेज एटॉमिक मास हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं। अदरवाइज अगर हम आइसोटोप्स के मासेस को देखें तो वो होल नंबर होने चाहिए क्योंकि वो मास नंबर हैं, लेकिन जब हम उनका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं तो वो हमारे पास फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।